1925 के गर्मियों में कैलिफोर्निया पर एक आतंक का राज थमा नहीं था, क्योंकि एक श्रृंखलाबद्ध हत्यारा, जिसे नाइट स्टॉकर कहा जाता था, ने क्रूर हत्याओं और हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया था। दिस इज द स्टोरी ऑफ रिचर्ड रामिरेज एंड हिज डेडली रैम्पेज। रिचर्ड रामिरेज, जो एल पासो टेक्सास, यूएस में जन्मे थे, 29 फरवरी 1960 को इस दुनिया में आए। हालांकि लीप डे पर जन्म लेने का विशेषाधिकार उन्हें ज्यादा भाग्य नहीं दे सका। रामिरेज 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके पिता, जो एक समय जुआरेज पुलिस अधिकारी थे, सेंटा फे रेलवे के लिए श्रमिक के रूप में काम करते थे। रिचर्ड के पिता एक गुस्से वाले व्यक्ति थे, जो अक्सर अपने परिवार पर क्रोध और शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करते थे। बचपन में रामिरेज को 2 बड़े सिर की चोटों का सामना करना पड़ा। जब वह 2 साल के थे, तब एक अलमारी उनके ऊपर गिर गई, जिससे उन्हें 30 से अधिक टांके लगवाने पड़े। जब रामिरेज 6 साल के थे, तब एक झूलने वाली सीट द्वारा उन्हें बेहोश कर दिया गया। इस चोट के परिणाम स्वरूप उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, जो किशोरावस्था तक उन्हें परेशान करते रहे। यह जानना कभी नहीं हो पाएगा कि क्या उनकी सिर की चोटें या उनके गुस्से वाले पिता ने रामिरेज की हिंसा की प्रवृत्ति को जन्म दिया। He was just a normal kid like everybody. The Night Stalker shot the husband first and brutalized the woman. जब रामिरेज 12 साल का था, उसने अपने चचेरे भाई मिगेल के साथ बहुत समय बिताना शुरू कर दिया। मिगेल एक हिंसक वियतनाम युद्ध का दिग्गज था, जो अपने छोटे चचेरे भाई के साथ युद्ध के दौरान अपने भयानक कारनामों की कहानियां साझा करने का आनंद लेता था। मिगेल ने रामिरेज को चुपचाप और कौशल के साथ हत्या करना सिखाने में सादिस्टिक खुशी पाई। रामिरेज 10 साल की उम्र से ही एक उत्साही भांग पीने वाला था। वह 6 साल की उम्र में झूलों के हादसे के बाद से मिर्गी के दौरे से पीड़ित था। उसकी प्रभावशाली उम्र, नशे की लत और चिकित्सा स्थिति उसे अपने चचेरे भाई के प्रभाव के प्रति संवेदनशील बना देती थी। लगभग इसी समय रामिरेज ने अपने गुस्से वाले पिता की हिंसा से बचने के लिए एक स्थानीय कब्रिस्तान में सोना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में रिचर्ड रामिरेज ने अपने चचेरे भाई मिगेल को एक बहस के बीच अपनी पत्नी को गोली मारते हुए देखा। इस कृत्य ने रामिरेज को उदास और निराश छोड़ दिया। परिवार के सदस्यों के अनुसार बाद में 1973 में रामिरेज अपनी बहन रूथ के साथ रहने चला गया। रूथ का पति एक कुख्यात झांकने वाला था, जिसने रामिरेज को लोगों को उनकी खिड़कियों के माध्यम से देखने की कला सिखाई। यह वही समय था जब रामिरेज ने रूथ के पति रॉबर्टो के प्रभाव में शैतानवाद और एलएसडी के प्रयोग करना शुरू किया। शुरुआती नशे के उपयोग, हिंसक और क्रीपी पुरुष मॉडल, गुस्से वाले पिता और शैतानवाद के प्रयोग का यह मिश्रण एक सीरियल किलर बनने के लिए आवश्यक अनुभवों का सही संयोजन साबित। रिचर्ड रामिरेज ने सैन फ्रांसिस्को के टेंडरलॉइन जिले में अपनी पहली हत्या की। एक 9 वर्षीय मे लियोंग उस होटल के तहखाने में पाई गई जहां रामिरेज 1940 में रह रहा था। उसे बलात्कार, पीटा गया और चाकू से वार किया गया था। उसकी लाश होटल के तहखाने में एक पाइप से लटकी हुई मिली। जबकि यह रिचर्ड रामिरेज का पहला अपराध था, उसे 2009 में इसकी पहली हत्या का श्रेय मिला, जब अपराध स्थल से प्राप्त डीएनए रामिरेज से मिलाया गया। रिचर्ड रामिरेज द्वारा किए गए अपराधों का युग, जिसे नाइट स्टॉकर के नाम से जाना जाता है, 28 जून 1984 को शुरू हुआ। जेननी विंको, जो 49 वर्ष की थीं, ग्लास हिल पार्क की निवासी थीं, उन्हें बुरी तरह चाकू से मारे जाने के बाद पाया गया। यह हमला उस समय हुआ जब महिला सो रही थी। उसका गला इतना गहरा काटा गया था कि वह लगभग सिर से अलग हो गई थी। रामिरेज को इस अपराध से जोड़ा गया क्योंकि उसकी उंगलियों के निशान जेन्नी विंको के अपार्टमेंट में उस खिड़की की स्क्रीन पर पाए गए, जिसे उसने अंदर आने के लिए काटा था। नाइट स्टॉकर का अगला अपराध 17 मार्च 1985 को हुआ। रिचर्ड रामिरेज ने 22 वर्षीय मारिया हर्नांडेज को उसके रोजमीड घर के गैरेज में प्रवेश करते समय चेहरे पर गोली मारी। वह इस हमले से बच गई क्योंकि उसने अपनी रक्षा के लिए हाथ में रखी चाबियों का उपयोग किया।
उसकी रूममेट डायलो काजाकी जब उसने गोली की आवाज सुनी तो रसोई के काउंटर के पीछे छिप गई। रामिरेज ने उसे उसके छिपने के स्थान से बाहर झांकते ही चेहरे पर गोली मार दी। वह हमले में जीवित नहीं रही। हर्नांडेज पर हमले और ओकाजाकी की हत्या ने रामिरेज को उकसाया। उसने रोजमीड हमलों के कुछ घंटे बाद एक और महिला पर हमला किया। साइलियन वेरोनिका यू को रामिरेज ने उसकी गाड़ी से बलात्कृत किया। उसे बाईपीस कैलिबर हैंडगन से 2 बार गोली मारी गई। हालांकि उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह हमले में जीवित नहीं रही। एक ही दिन में 2 हत्याओं के साथ 3 हमलों ने रिचर्ड रामिरेज को मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। इस समय वह सड़ते हुए दांतों और फुली हुई आंखों के लिए जाना जाता था। उसे प्रेस से पहला उपनाम मिला, द वैली किलर। कुछ ही दिनों में रिचर्ड रामिरेज की हिंसा के प्रति अनियंत्रित भूख ने उसे और अधिक हत्याएं करने के लिए प्रेरित किया। 27 मार्च को रामिरेज ने विंसेंट जाजारा के घर में प्रवेश किया। जाजारा के घर में ही रामिरेज ने अपने हत्या करने के तरीके को परिपूर्ण किया। 66 वर्षीय पति को पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी मैक्सिन को क्रूरता से हमला किया गया और चाकू से मार दिया गया। रामिरेज ने फिर उसकी आंखें निकाल लीं और उन्हें एक आभूषण बॉक्स में रख दिया जो उसने दंपति के घर की लूट के दौरान पाया। मैक्सिन के शव परीक्षण से पता चला कि कई चाकू के घाव उसके मरने के बाद हुए थे। पति की हत्या करने और फिर पत्नी पर हमला करने के बाद उसे क्रूरता से मारने की यह शैली रामिरेज की मानक हत्या शैली बन गई। इस हमले ने पुलिस को शुरुआत में मदद करने के लिए पहला वास्तविक सुराग भी दिया। जाजारा के घर के बाहर के फूलों के बगीचे में एक जोड़ी अविया स्नीकर्स का जूते का निशान पाया गया, जिसे फोटो खींचा गया और उस निशान से एक कास्ट बनाई गई। यह ज्यादा सबूत नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत करने के लिए एक जगह थी। जाजारा दंपति की हत्या के बाद रामिरेज फिर से सक्रिय हो गया। इस बार मोंटेरे पार्क में 14 मई 1950 को रामिरेज ने डोई के घर में प्रवेश किया। बिल डोई और उसकी विकलांग पत्नी को रामिरेज ने प्रताड़ित किया और हमला किया। बिल डोई अपनी चोटों के कारण अस्पताल में मर गया। लिलियन को बांध दिया गया, जबकि रामिरेज ने उनके घर को लूटा। रामिरेज ने फिर उस गरीब महिला के साथ बलात्कार किया। 15 दिन बाद रामिरेज ने अपने आतंक का सिलसिला जारी रखा। मोनरोविया में रामिरेज ने 83 वर्षीय मैबल मा बेल और 81 वर्षीय फ्लोरेंस नेटीलॉन्ग के घर में प्रवेश किया। रामिरेज ने दोनों महिलाओं पर घर में पाए गए हथौड़े से हमला किया। उसने बेल को विद्युत तार से शॉक देकर प्रताड़ित किया। उसने नेटीलॉन्ग को बांधकर बलात्कार किया और फिर बेल की लिपस्टिक से उसके पैर और उसके बेडरूम की दीवारों पर एक पेंटाग्राम बनाया। उम्र रामिरेज के लिए कोई बात नहीं थी। दोनों महिलाएं अंततः जब खोजी गईं, तब कोमा में थीं। रिचर्ड रामिरेज का आतंक कहीं भी और किसी भी तरह से थमने वाला नहीं था। रामिरेज ने 42 वर्षीय कैरोल किंग का अगला शिकार बनाया, जो बर्बंग की निवासी थीं। कैरोल का 11 वर्षीय बेटा उस समय घर पर था जब रामिरेज ने घर में घुसकर हमला किया। मां और बेटे दोनों को हाथ में हथकड़ी डाल दी गई, जबकि रामिरेज ने घर में कीमती सामान की तलाश की। जब उसकी खोज विफल रही तो उसने कैरोल काइल को मुक्त कर दिया और उसे दिखाने के लिए मजबूर किया कि कीमती सामान कहाँ छिपा है। इसके बाद उसने कैरोल के साथ बार बार बलात्कार किया, उसे यह कहते हुए कि वह उसे न देखे, नहीं तो उसकी आंखें काट देगा। मां और बेटा दोनों हमले से बच गए। रामिरेज ने उन्हें एक दूसरे के साथ बंधा छोड़कर भाग निकला। रिचर्ड रामिरेज का आतंक भौगोलिक या किसी अन्य तरीके से कोई सीमा नहीं जानता था। उसने आर्केडिया, सियरा माद्रे और फिर से मोंटेरे पार्क में हत्या की। सियरा माद्रे में रामिरेज ने 16 वर्षीय व्हिटनी बेनेट के घर में प्रवेश किया। उसने लड़की को टायर आयरन से पीटा और चाकू की खोज में व्यर्थ रहा। जब खोज विफल रही तो उसने लड़की को एक टेलीफोन कॉर्ड से गला घोंट दिया। टेलीफोन कॉर्ड से चिंगारियां निकलने लगीं और व्हिटनी बेनेट सांस लेने लगी। यह देखकर शैतानी डर गया, क्योंकि उसे लगा कि यह भगवान का संकेत है। वह घर से भाग गया। बेनेट इस हमले में जीवित रहने के लिए भाग्यशाली रही। हालांकि उसे अपनी चोटों को बंद करने के लिए 400 से अधिक टांके लगवाने पड़े। सियरा माद्रे के हमले के कुछ समय बाद रामिरेज ने 61 वर्षीय जॉयस लुसील नेल्सन के घर में घुसपैठ की। उसने उसे अपने हाथों से पीट पीट कर मार डाला और फिर उसके सिर पर लात मारी, उसके चेहरे पर एक अन्य एविया स्नीकर्स के निशान छोड़ते हुए। स्पष्ट रूप से रामिरेज अपनी हत्याओं के दौरान पीछे छोड़े गए सबूतों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। अगस्त 1986 की शुरुआत में रामिरेज ने तेजी से 2 और हमले किए। नॉर्थरिज में उसने क्रिस और वर्जीनिया पीटरसन के घर में प्रवेश किया। उसने वर्जीनिया को गोली मार दी।
क्रिस ने रामिरेज से लड़ते हुए कई बार गोली खाई। दोनों पीटरसन इस हमले से बचने में सफल रहे। केवल 2 दिन बाद रामिरेज ने डायमंड बार कैलिफोर्निया में अबोवेद के घर में घुसपैठ की। उसने तुरंत सोते हुए पति को गोली मार दी। उसने साकीना अबोवेद पर बर्बरता से हमला किया, उसका बलात्कार किया और उससे शैतान पर शपथ लेने की मांग की कि वह नहीं चिल्लाएगी। दंपति का 3 साल का बच्चा हमले के दौरान जाग गया। रामिरेज ने बच्चे को बांध दिया और अपनी मां का बलात्कार जारी रखा। रामिरेज ने अपने बर्बर हमले को समाप्त करने के बाद घर से भाग निकला। साकीना ने अपने बेटे को बंधन मुक्त किया और उसे मदद के लिए पड़ोसी के घर भेजा। रिचर्ड रामिरेज की आतंक की रातों का सिलसिला लॉस एंजलिस क्षेत्र में जारी रहा। अगस्त 1985 के मध्य तक रामिरेज ने अपने अपराधों के बारे में समाचार कवरेज देखी और जान गया कि उसकी खोज की जा रही है। जांच से बचने के लिए एक असफल प्रयास में रामिरेज लॉस एंजलिस क्षेत्र को छोड़कर सैन फ्रांसिस्को भाग गया। बारबरा और पीटर पैन के घर में रामिरेज ने अपने अनजान पीड़ितों पर आतंक फैलाना जारी रखा। अपनी सामान्य शैली के अनुसार उसने पीटर को सिर में गोली मार दी और फिर बारबरा पर हमला किया, उसका बलात्कार किया और उसे हत्या कर दिया। पैन के घर से निकलने से पहले रिचर्ड रामिरेज ने बारबरा की लिपस्टिक का इस्तेमाल करके दीवार पर एक पेंटाग्राम और जैक द नाइफ वाक्य लिखा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद जिसमें सबूतों का विवरण था, रामिरेज ने अपने अविया स्नीकर्स को गोल्डन गेट ब्रिज के किनारे फेंक दिया, जिससे एक महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो गया। जांचकर्ताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस और सबूतों की चर्चा के कारण गुस्सा आया। शायद समाचार कवरेज ने रामिरेज की नसों को कच्चा कर दिया और उसे लापरवाह बना दिया, या हो सकता है कि वह अपने क्रूर अपराधों की गति से थक गया हो। किसी भी तरह से रिचर्ड रामिरेज ने बड़े जोखिम उठाने शुरू कर दिए, जिससे अधिक सबूत छूट गए और पकड़े जाने का अधिक अवसर मिला। 24 अगस्त 1985 को रामिरेज ने मिशन विएजो में रामेरो परिवार के घर में प्रवेश करने का प्रयास किया। रामेरो परिवार अभी अभी छुट्टी से लौटा था। परिवार का 13 वर्षीय बेटा जाग रहा था जब रामिरेज ने घर में प्रवेश करने की कोशिश की। उसने साहस दिखाते हुए रात के शिकारी को भगा दिया और महत्वपूर्ण सबूत जुटाए। युवा रामेरो की तेज सोच के कारण पुलिस को रामिरेज द्वारा चलाए जा रहे वाहन का रंग, मॉडल और मेक के साथ साथ एक आंशिक लाइसेंस प्लेट नंबर मिला। लड़के को यह विश्वास था कि उसने एक साधारण, बिल्कुल भी निर्दयी चोर को भगाया है। वास्तव में उसके कार्यों ने शायद उसके परिवार की जान बचाई। मिशन विएजो में नजदीकी मुठभेड़ के बाद रामिरेज ने अपना अंतिम ब्रेक इन और हमला किया। बिल कैम्स और इंज एरिक्सन के घर में रिचर्ड रामिरेज ने फिर से अपनी सामान्य दिनचर्या का पालन करते हुए पहले पुरुष निवासी को गोली मारी, फिर महिला निवासी पर हमला किया। रामिरेज ने इंज से घोषणा की कि वह रात का शिकारी है, जिससे गरीब महिला और भी डर गई। उसने इनज से शैतान पर शपथ दिलवाई, फिर उसे पीटा और बलात्कार किया। उसने जो भी कीमती सामान मिल सके चुरा लिया। इंज से कहा कि उन्हें बताना कि रात का शिकारी यहाँ था और घर से भाग गया। इंज खुद को आजाद करने में सक्षम हुई और बिल कैम्स के लिए मदद खोजने गई। दोनों पीड़ितों ने रात के शिकारी के साथ अपनी मुठभेड़ में जीवित रहने में सफलता प्राप्त की। दोनों पीड़ितों को जीवित छोड़कर रामिरेज अनजाने में उसके चारों ओर चल रही जांच में मदद कर रहा था। इनेज अपने हमलावर का वर्णन करने में सक्षम थी। इनेज एरिक्सन द्वारा दिए गए रामिरेज के विवरण के साथ विल्मशायर सेंटर में रामिरेज द्वारा चुराए गए वाहन पर एकल फिंगरप्रिंट मिला। ये 2 महत्वपूर्ण सबूत रामिरेज के एवीएस स्नीकर्स के प्रिंट्स के साथ जोड़े गए। फिंगरप्रिंट पुलिस को 25 वर्षीय नशेड़ी भटकते व्यक्ति रिचर्ड मुनोज रामिरेज का रैप शीट देने के लिए पर्याप्त था। डिटेक्टिव्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें रामिरेज की एक मग शॉट जनता के सामने दिखाई गई। जांचकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि वे रामिरेज पर नजर रख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, अब हम जानते हैं कि आप कौन हैं और जल्द ही बाकी सभी लोग भी जानेंगे। आपके लिए छिपने की कोई जगह नहीं होगी। रामिरेज के लिए समय खत्म हो रहा था। वह लापरवाह हो रहा था और पुलिस के पास अब एक स्पष्ट लक्ष्य था। जांचकर्ताओं ने स्थानीय बस स्टेशनों पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त जानकारी हासिल की, उम्मीद करते हुए कि रिचर्ड रामिरेज नाइट स्टॉकर क्षेत्र से भागने की कोशिश करेगा। रामिरेज अपने भाई से टेक्सास में एक त्वरित यात्रा के बाद लौट आया था, यह रियलाइजिंग करते हुए कि पुलिस द्वारा उसका पता लगाया गया है। साहसी नाइट स्टॉकर ने एक बुजुर्ग हिस्पैनिक महिला के पीछे छिपकर खुद को मैटाडोर या स्पेनिश में किलर घोषित किया। फिर उसने भागने की कोशिश की,
प्रक्रिया में 2 अलग अलग लोगों से कारजैकिंग करने की कोशिश की। अंततः एक भीड़ ने उसे घेर लिया, उसकी पिटाई की और पुलिस के आने तक उसे रोके रखा। नाइट स्टॉकर का आतंक का राज अंततः दयालुता से समाप्त हुआ। रिचार्ड रामिरेज ने अपने परीक्षण की अदालत की कार्यवाही में अराजकता लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। जब 22 जुलाई 1988 को जूरी चयन शुरू हुआ तो रामिरेज अदालत में एक हाथ पर पेंटाग्राम बनाए हुए आया और भीड़ भरे अदालत कक्ष में हेल सैटन चिल्लाने लगा। इसके कुछ समय बाद ऐसा बताया गया कि रामिरेज अदालत में एक हथियार तस्करी करने की योजना बना रहा था, जिसका इरादा अभियोजक को मारने का था, जैसा कि लॉस एंजलिस टाइम्स ने रिपोर्ट किया। इसके परिणाम स्वरूप अदालत के प्रवेश द्वार पर एक धातु पहचानने वाला यंत्र स्थापित किया गया। घटनाओं के एक और अजीब मोड़ में जूरर फिलिस सिंगलेटरी अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गईं, जो कि उनके प्रेमी के हाथों एक हत्या आत्महत्या का शिकार बनी, जबकि रामिरेज का उस हत्या से कोई संबंध नहीं था। फिर भी जूरी इससे डर गई। तब के समय में कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे महंगे परीक्षण में रिचर्ड रामिरेज नाइट स्टॉकर को 13 मामलों में हत्या, 5 मामलों में हत्या का प्रयास, 14 मामलों में चोरी और 11 मामलों में यौन शोषण का दोषी ठहराया गया। उन्हें 7 नवंबर 1979 को गैस चेंबर में मृत्यु की सजा सुनाई गई। रिचर्ड रामिरेज के एक प्रसिद्ध उद्धरण में उन्होंने अपनी मृत्यु की सजा सुनने के बाद अदालत से बाहर निकलते हुए कहा, बड़ी बात नहीं, मौत हमेशा इस क्षेत्र के साथ जाती है, डिज्नीलैंड में मिलते हैं। नाइट स्टॉकर परीक्षण ने कैलिफोर्निया के करदाताओं पर $8 मिलियन से अधिक का खर्च डाला। यह रिकॉर्ड सेटिंग लागत ओजे सिम्पसन के परीक्षण के बाद केवल कुछ सालों में ही पार की। अपनी गिरफ्तारी और सजा के बाद रामिरेज ने जेल में अकेले समय नहीं बिताया। हाइब्रिस्टोफीलिया नामक विकार से पीड़ित महिलाओं ने इस बड़े आंखों वाले, कंकाली दिखने वाले व्यक्ति पर ध्यान की वर्षा की। जो महिलाएं श्रृंखलाबद्ध हथियारों की ओर आकर्षित होती थीं, उन्होंने नाइट स्टॉकर से प्यार करने का मौका पाने के लिए लाइन लगाई। एक महिला, डोरेन लॉय, ने रामिरेज को 1985 में उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद लिखना शुरू किया। उसने उसे 75 से अधिक पत्र लिखे। 1988 में यह जोड़ा सगाई कर गया। वे 3 अक्टूबर 1996 को शादी के बंधन में बंधे। डोरेन लॉय रिचर्ड रामिरेज की पत्नी बन गई। लॉय ने बार बार कहा कि जब रिचर्ड रामिरेज को अंततः मृत्युदंड दिया जाएगा तो वह आत्महत्या कर लेंगी, एक श्रृंखलाबद्ध हत्यारे के रोमियो और जूलियट शैली की पैक्ट में। यह जोड़ा अंततः अलग हो गया और लॉय को अपने वादों को पूरा करने का मौका नहीं मिला। रिचर्ड रामिरेज को कभी भी मृत्युदंड की चेंबर का सामना नहीं करना पड़ा, जैसा कि उनकी सजा में निर्धारित था। 35 वर्ष की आयु में 23 वर्षों तक मौत की सजा के इंतजार में रहने के बाद रामिरेज बी-सेल लिम्फोमा की जटिलताओं के कारण निधन हो गया। यहाँ तक कि उसके अंग भी उसे सहन नहीं कर रहे थे। उन्होंने जीवन भर नशे के उपयोग और शराबखोरी की भी जटिलताओं का सामना किया। क्योंकि कैलिफोर्निया की अपील प्रक्रिया बहुत लंबी है, रामिरेज को मृत्युदंड की चेंबर का सामना करने से पहले मौत की सजा के इंतजार में 20 और वर्ष बिताने पड़ सकते थे।